तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्वेश्चन कर पा रहे होंगे? थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा रिवीजन करना होगा। ये सब करने के बाद क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो मेहनत करो, लगे रहो, रिवाइज करो, और जो टॉपिक समझ नहीं आया उसका वीडियो आगे पीछे करके उसको देखो। और तब भी समझ नहीं आए तो वो मुझे सेंड कर सकते हो, चाहे कमेंट में डाल सकते हो, चाहे पर्सनली मुझको मैसेज कर सकते हो, जैसा तुमको ठीक लगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा थोड़ा कमेंट में भी डाला करो, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट बनता है वहाँ से, ठीक है? तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तुम भी अपना काम करो, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे इंटरेस्ट एक क्रिएट करो। एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो मज़ा आएगा। तो वापस आते अपने टॉपिक पे, और हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, मैं बता दूँ कि हमारा जो टॉपिक था वो था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है? कि करंट किसी कंडक्टर में अगर फ्लो होता है तो उसकी वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट को समझने की कोशिश कर रहे थे। उससे रिलेटेड मैंने बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। मैंने ये भी बोला है कि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बीच में फंस के रह जाता है। छोटा सा टॉपिक है, लोग सर्किट थ्योरी पे ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, ये बीच में फंस के रह जाता है। लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो बात को समझना, किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे, क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो उस पर मेहनत करते हैं। तो देखो, मैंने बाकी बेसिक कंसेप्ट तो बता ही दिए थे, अब कुछ क्वेश्चन कराने, और वो क्वेश्चन करा के इसको मैं फिनिश करता हूँ। फिर उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। यस, देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होता है वो 1, ठीक है? पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि चुपचाप लाइट को बंद कर दिया, देखो, ठीक है? अब बोर्ड क्लियर दिखेगा, हमें तो बोर्ड क्लियर दिखने से मतलब है, अपना फेस आए या ना आए, हम दिखाई पड़े ना पड़े, ठीक है? ये बोर्ड दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना? तो ओके, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, जैसे अपने पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक? और यहाँ पे एक ये हीटर लगा दिया है, ठीक है? और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। यहाँ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। दिस इज़ हीटर। ये कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं, ये हीटर है। और इसकी रेटिंग्स की मैं बात करूँ तो ये 1000 वाट और ये 100 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग्स हैं। मतलब 100 वोल्ट अगर पहुँचेगा तो 1000 वाट ये जो है पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है ना? तो लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस है R, और यहाँ लगाया है 100 वोल्ट, ठीक है? दिस इज़ 100 वोल्ट यहाँ अप्लाई किया। अब एक बात तो क्लियर है, ठीक है? एक बात क्या क्लियर है कि भाई अगर 100 लगाया है तो कुछ इसमें जाएगा, इन दोनों में तो एक ही जाएगा, पैरेलल में तो एक ही काउंट करते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी तो जाएगा, तो पूरा 100 यहाँ नहीं पहुँचेगा। तो ये पूरा 1000 वाट पे ऑपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 वोल्ट जाता तो पूरा 1000 वाट पे ऑपरेट होता। तो इसमें दिया है, ठीक है? दिस इज गिवन, दिस इज हीटर इज यूजिंग 62.5 वाट। तो R की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो अब क्या करना है, ठीक है? तो देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि ये आया हुआ है इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो देखो, इसमें करना क्या है, सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो तुम इसका ना रेजिस्टेंस निकाल लो हीटर का, ठीक है? तो हीटर का रेजिस्टेंस ऑफ हीटर ये क्या होगा, P इज इक्वल टू इक्वेशन है V²/R। P इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू V²/R। उधर तक दिखा नहीं ना, ठीक है? P इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है, V²/R, ठीक? अब R इज इक्वल टू कितना होगा, V²/P। तो देखो, रेजिस्टेंस तो रेटिंग्स से आएगा ना, ठीक है? बच्चे यार फालतू कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है? बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया करो कि भाई रेजिस्टेंस तो फिक्स है, तो फिक्स वेरिएबल से आएगा जितने पे डिजाइन किया गया है, ठीक है? मैंने पहले भी बोला था कि अगर वहाँ पे वोल्टेज चेंज होता है तो पावर आउटपुट चेंज होगा। रेजिस्टेंस से फिक्स क्वांटिटी, ठीक है? तो ये किससे दी जाएगी, रेटिंग्स से दी जाएगी। रेटिंग्स क्या है, 1000 × 1000
सॉरी 100 इंटू 100 वोल्टेज डिवाइडेड बाय पावर 1000, ठीक है। तो ये गया रेजिस्टेंस कितना आया 10 ओम, ये हीटर का रेजिस्टेंस आ गया। अब एक बात को ऐसे समझो कि यहाँ पे कितना पावर आउटपुट दिख रहा है 62.5, ठीक है। तो यहाँ से ना करंट मिल जाएगा, ठीक है, करंट भी मिल जाएगा, वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो मैं लगाता हूँ P = V²/R से। पावर आउटपुट कितना, दिस इज 62.5, V² पता नहीं, R कितना 10, R तो इसका फिक्स ही होगा, इस हीटर का जो भी रेजिस्टेंस फिक्स है उसका पावर मिल गया। तो वोल्टेज पता नहीं क्या होगा, तो वो वोल्टेज निकाल ले रहे हैं कि उतने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, इसलिए 62.5 वाट दे रहा है। तो ये 625 हो जाएगा, तो V = कितना आएगा 25 वोल्ट, ठीक है। ये V = 25 वोल्ट कहाँ आ गया, ये V = 25 वोल्ट वहाँ गया, तो उधर कितना जाएगा भैया, यहाँ 25 गया तो यहाँ भी 25, तो एक ही काउंट किया जाता है, 25 100 दिया है तो यहाँ कितना गया 75, ठीक है। तो 75 से वहाँ करंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा रेजिस्टेंस 10 ओम, जो 10 ओम वाला है, दिस रेजिस्टेंस 10 ओम हैज़ करंट, चलो पहले वोल्टेज लिख लेते हैं, हैज़ वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू 75 वोल्ट। कितना होगा भाई 25 इसके क्रॉस, तो 75 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 75 वहाँ चला गया, तो करंट यहाँ पे करंट निकाल सकता हूँ मैं, करंट कितना आया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I = V/R से, बोलो I = V/R से 75 डिवाइडेड बाई 10, दिस 7.5 एम्पियर, ये करंट यहाँ मिल गया, ठीक है। अब तुम एक बात समझो, यहाँ भी तो करंट निकाल सकते हो कि यहाँ वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसको I, तो मैं इसका नाम रखता हूँ I1 मतलब हीटर के अक्रॉस। तो वहाँ करंट कितना आएगा, वोल्टेज कितना है 25, इसका रेजिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं 10 था, दिस इज 2.5, तो इधर कितना जाएगा I2, तो I2 कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, भाई 7.5 आया, 2.5 उधर गया तो 5 इधर जाएगा। अब वोल्टेज पहले से पता है, पैरेलल में एक ही वोल्टेज होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा R = V कितना 25 डिवाइडेड बाय I कितना 5, तो 5 ओम आ जाएगा ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बात बन जाएगी, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि हीटर था 1000 वाट का 100 वोल्ट का, इसका रेजिस्टेंस चुपचाप यहीं से निकाल सकते हो, वो मैंने वहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। रेटिंग्स से आ जाता है रेजिस्टेंस। फिर कहा है कि अगर ये पावर आउटपुट दे रहा है या कंज्यूम कर रहा है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है, कि 62.5 वाट पे ऑपरेट हो रहा है जबकि 1000 वाट का है, तो वोल्टेज कम रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज अगर चेंज करोगे तभी ऐसा हो सकता है कि उसका पावर आउटपुट चेंज हो। तो वोल्टेज तुमने चेंज किया, कितना किया पता नहीं, वही निकालना। तो P = V²/R से R पता है, P पता है, P ये वाला और R वो निकाल लिया, तो नया वाला वोल्टेज आ जाएगा। नया वाला वोल्टेज मतलब 100 पे होता तो 1000 देता, 25 पे इसलिए इतना दे रहा है, ठीक है। तो उससे क्या है, फिर रेजिस्टेंस 10 ओम के अक्रॉस भी तुम वोल्टेज निकाल सकते हो कि यहाँ 25 यहाँ 25, तो एक ही 25 तो 75 यहाँ, क्योंकि टोटल 100, फिर वहाँ से वो 75 आ गया, तो वहाँ पे करंट निकाल सकते हो, यहाँ करंट मिल जाएगा, यहाँ भी करंट मिल जाएगा, वोल्टेज पता है, यहाँ पे वोल्टेज पता है, यहाँ रेजिस्टेंस पता है, तो करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर इसके अक्रॉस भी करंट वोल्टेज मिल गया, तो रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है, नोट कर लो। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। मिटा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसने ले लिया ठीक ठाक टाइम, ठीक है। तो अच्छा आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, तुम लोग कर लोगे अच्छे से, अपने नोट्स में ऐड कर लेना इसको, ठीक है। देखो अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये एक हीटर वायर है और इसको मैं किसी वोल्टेज पे ऑपरेट कराता हूँ, ठीक है, मान लो V वोल्ट पे ऑपरेट कराता हूँ, ठीक है। तो किसी एक तरीके से ये बोला जाता है कि ऐसे बोला जाता है क्वेश्चन की, एक इलेक्ट्रिक केटल है, उस पर V वोल्टेज लगाया और वो किसी वाटर का या मिल्क का या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका टेम्परेचर बढ़ा के कुछ गिवन टाइम में 100 कर देता है, फिक्स टेम्परेचर कर देता है, ठीक। कि मान लो
10 मिनट में कर देता है, ठीक है। फिर एक दूसरा हीटर लिया, उतना ही वोल्टेज लगाया, ठीक है। तो वो दूसरा वाला जो हीटर है वो क्या करता है, वो कुछ और टाइम में, मान लो वो 15 मिनट में वही काम कर देता है। तो काम वही होना है, हीटर अलग अलग है। अच्छा, हीटर अलग अलग का मतलब क्या हुआ, हीटर अलग अलग का मतलब हुआ कि उनके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो दिस इज हीटर 1, ठीक है, कॉइल बोल सकते हैं, ऐसे दिखा दे रहा हूँ, और इसका रेजिस्टेंस R1, ठीक है। इट बॉयल्स वाटर इन T1 टाइम, ठीक है। अब एक और लिया दूसरा, इसको भी उसी ऑपरेटिंग वोल्टेज पे लगाया, ठीक है। वही मतलब जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो तो उतना ही रहता है, तो प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये दूसरा हीटर लिया तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि डिवाइस बदलने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि हर एक डिवाइस का मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट बॉयल्स, ठीक है, ये वही काम कर रहा है, तो मैंने बॉयल्स वाटर इन T2 टाइम, ठीक है। काम एक ही ले लिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ दे आर प्लेस्ड इन सीरीज, टाइम टेकन टू बॉयल, ठीक है। और दूसरा है इफ दे आर इन पैरेलल, मतलब पहले इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो, ठीक है, देन टाइम टेकन, ठीक है। तो उसी काम को करने में फिर से कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले उनको सीरीज़ में लगाया, 2 हीटर कॉइल ले ली, सीरीज़ में लगाया पहली बार, और फिर दोबारा में उनको पैरेलल में लगाया, ठीक है। तो देखो इधर आती है और एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अच्छी सी बात है, समझदारी से करना, बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और सीधा सीधा जो रिलेशन आएगा वो भी कई बार पूछा गया डायरेक्टली। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इनका ना रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालना कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो V वोल्ट पे R1, ठीक। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस निकालो, इसका पावर कितना होता है, P=V²/R1 से इसका पावर आ जाएगा, और इसका पावर P=V²/R2 से इसका पावर आ जाएगा, ठीक है। तो इनसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो ये अपने रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को सीरीज़ में लगा रहे हैं, ठीक। तो सीरीज़ में लगाया, सीरीज़ में लगाने फिर से वोल्टेज तो अपने पास वही है, सप्लाई वोल्टेज V, ठीक है। और इसको देखो, ये रहा R1, ये रहा R2, R1 R2। तो यहाँ से P=, क्योंकि पावर आउटपुट उतना ही चाहिए, उतना मतलब P चाहिए, ठीक है। पावर आउटपुट कितना चाहिए, P चाहिए, ठीक है। तो पावर आउटपुट P चाहिए का मतलब ये हुआ कि अगर उसको बॉयल कराना है, तो मतलब अगर उसको 100 जूल देना है तो 100 जूल मिलना चाहिए, ठीक है। तो टाइम अलग अलग हो सकता है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसमें जो हीट होगा, पहले वाले में ऐसे करके मैं लिखूँगा, देखो तो पावर आउटपुट की जगह मैं हीट करके लिखूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हीट की मुझको ज़रूरत है, तो H=V²/R1 + R2 × T, ठीक है। तो कितना लगा T टाइम। तो देखो अब H=, अब तुम ऐसे कर लो, पहले वाले केस में अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर एनर्जी निकालोगे पावर से, यहाँ दिखेगा, यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वाले में H1 कितना होगा, H1 का मतलब है दिस इज H, ठीक है, हीट बराबर होगा। इनको तुम P1 P2 लिख सकते हो, पावर इनकी अपने रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो H1 H, दिस इज पावर इनटू टाइम, और H2 H, दिस इज पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो ये बना V²/R1 × T1 एंड दिस इज V²/R2 × T2, ठीक है। अब मुझे इनकी ज़रूरत होगी, मैं यहीं से उठा लूँगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से उठाया, सीरीज़ में ये कहानी बन जाएगी, उतनी ही हीट चाहिए बॉयल करने के लिए, उतनी ही हीट चाहिए। तो H=, ठीक है, पावर बराबर नहीं होगा, क्या बराबर होगा, हीट, क्योंकि
अगर मुझे पानी को बॉयल कराना है तो बॉयल कराने के लिए मुझे 100 जूल चाहिए, तो 100 जूल चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक केस में 100 जूल ही देना। तो देखो यहाँ से मैं तो निकालता हूँ H, अब मैं R1 R2 की वैल्यू लिख दूंगा वहाँ से। तो देखो H इज इक्वल्स टू V² ओवर R1, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। चलो ठीक है, V² ओवर R1 की वैल्यू कितनी आई, R1 की वैल्यू आई है V² ओवर H इंटू T1, ठीक है, और प्लस V² ओवर H इंटू T2, सिंपल है, इंटू T। अब तुम देखो ध्यान से, V² कॉमन लेके कट जाएगा, H ऊपर आके H से कट जाएगा, सही है ना। तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, T1 प्लस, तो सीरीज़ वाले में ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। टाइम सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। अच्छा पैरेलल में, ठीक है, तो छोटी सी कैलकुलेशन है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, वो तुम देख लेना, ठीक है। मैंने R1 R2 की वैल्यू रखी, V² कॉमन लेके कट गया, H दोनों में एक जैसा है, नीचे जुड़ के ऊपर आएगा, नीचे एक बार आके ऊपर आएगा, H से H कट जाए, T1 प्लस T2 ऐड हो जाए, तो टोटल टाइम कितना आएगा, T1 प्लस T2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, H इज इक्वल्स टू V² ओवर R, ठीक है, ओवर RP इंटू T, ठीक है। तो H इज इक्वल्स टू, अब V² इंटू T, और 1 ओवर RP क्या होता है, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 होता है। तो H इज इक्वल्स टू V² इंटू T, अब V² इंटू T, ठीक है, इंटू 1 ओवर R1 की वैल्यू वो वहाँ से दिख रही है, 1 ओवर R1 की वैल्यू हुई H ओवर V² इंटू T1 प्लस H ओवर V² इंटू T2। तो H कॉमन लेकर कट जाए, V² कॉमन लेके H कट जाए, कॉमन लेके V² कट जाए, तो T इक्वल्स टू आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद T1 T2 ओवर T1 प्लस T2, ठीक है, T1 T2 ओवर T1 प्लस। तो सिमिलरली ये वही वाली इक्वेशन आ जाती है जो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल में रिलेशन है, ठीक है ना। तो सिंपल है, अगर तुम्हें लास्ट में कंक्लूजन याद रखना है तो कंक्लूजन याद रखना, तो वही पुराना वाला तरीका है, तो उससे तुम काम चला लोगे, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखो, और ये कैसा क्वेश्चन है इसको एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो मतलब सिंपल है, रेजिस्टेंस निकाल के रखो, रेजिस्टेंस रख देना वापस, नोट करो। कर लिया, मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने तुमको बताए, ठीक है। तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक हीटर है जो कि 5 मिनट में पानी को बॉयल कर सकता है, दूसरा है जो कि 10 मिनट में कर सकता है, दोनों पैरेलल में लगाओ तो कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो अब कर लोगे, पैरेलल वाला रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये 2 सेल हैं, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस के साथ लगा दिए सीरीज में, ये मान लो 1 ओम, ये 1 ओम, ये E और ये, इनके EMF नहीं दिए हुए हैं सेल के, ठीक है। और एक बार ये उसी रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा दिए, ठीक। तो सीरीज में लगाए फिर पैरेलल में लगाए, तो अलग अलग अरेंज, ठीक है। तो एक बार सीरीज में लगा दिए और एक बार पैरेलल में लगा दिए, रेजिस्टेंस वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिए इनके, ठीक है, सेल वही हैं 1 ओम, और इनके EMF नहीं दिए, ठीक है। तो कहा कि इसमें क्या होता है कि इसको लगाते हैं तो इसमें कुछ ये जो एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, या हीट पर सेकेंड जो प्रोड्यूस करता है, पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस्ड इज J1, और हेयर यहाँ पे करता है J2, ठीक है।
ऐसे कुछ बोल दिया। तो कहा है कि J1 इज इक्वल्स टू 2.25 टाइम ऑफ J2, ठीक है। ऐसे कुछ वैल्यू बोल दी कि J1 इज इक्वल्स टू 2.25 टाइम ऑफ J2, ठीक है, ये बोल दिए। और ये J1 J2 क्या है, ये हीट पर सेकेंड है, ठीक है। क्या है ये, दीज आर हीट पर सेकेंड। अब ये बोला क्वेश्चन में कि R की वैल्यू बताओ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। बोलो, अब R की वैल्यू निकालनी है तो देखो एक काम करते हैं, यहां से करते हैं, ठीक है। देखो यहां इसमें क्या करना है कि सिंपल, तुम तो पावर निकालो, तो पावर कितना होगा, तो पावर तो अपने पास फॉर्मूला है ही, पावर हीट पर सेकेंड तो पावर ही होता है। तो पावर पहले वाले में कितना आएगा, I स्क्वायर R, भाई I निकाल लो, I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा E प्लस E ओवर 2 प्लस R, सीधा है सीरीज में 2E प्लस R प्लस 2, ये करंट बन गया, ठीक है। और इंटू R से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके अक्रॉस पावर आ गया, ठीक है, ये हो गया। इसको लिखने का और तरीका क्या है, 4E स्क्वायर ओवर R प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू R। पहली इक्वेशन आ गई, पहले पार्ट का ये बना। अच्छा दूसरे केस में क्या है, J2 कितना, फिर से I स्क्वायर R लगाओ। अब I कितना होगा, तो I मैंने तुमको सिखाया है, पैरेलल में इसको इकट्ठा कर लो, इकट्ठे में कितना आएगा, इन दोनों का तो एक ही आएगा भाई, पैरेलल में जो बराबर होते हैं वो तो वही रहते हैं ना, ठीक है। तो पैरेलल में इनका कितना आ जाएगा, टोटल वोल्टेज E और टोटल रेजिस्टेंस इनका पैरेलल 0.5 इसमें जुड़ जाएगा, 0.5 प्लस R, ठीक है। ये सब चीज़ें यार सीख के बैठो, इसमें बार बार इसी पे चर्चा नहीं करते रहेंगे, ठीक है। I स्क्वायर इंटू R, तो ये कितना बना, E स्क्वायर ओवर 0.5 प्लस R का स्क्वायर इंटू R, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जो भी रिलेशन दिया है क्वेश्चन में उसमें सेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे J1 कितना आया, 4E स्क्वायर ओवर R प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू R, 2.25 इंटू E स्क्वायर ओवर 0.5 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R, तो ये कट गया, तो 2 ओवर R प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको 1.5 इंटू, ठीक है, R तो कट ही गया, 1.5 का होल स्क्वायर है ये, इकट्ठा कर लो, 0.5 प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो, 2 ओवर R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1.5 ओवर 0.5 प्लस R, तो 1 प्लस 2R इज इक्वल्स टू 1.5 R प्लस 3, ठीक है। तो 0.5 R इज इक्वल्स टू कितना आया, 0.5 R इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो R इज इक्वल्स टू कितना आया, R इज इक्वल्स टू आ गया 4 ओम, ठीक है। देख लो कितना आया, 4 ओम। तो सिंपल है, हीट लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। इसमें पावर लिखने का तरीका आना चाहिए, तो पावर लिख लिया, पावर और सेल कॉम्बिनेशन है बस, और कुछ नहीं है। तो बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है, तो मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कितने हो गए अपने क्वेश्चन, 3, ठीक है। कितने हो गए, 3। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। और ये मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको निपटाते हैं और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये कहा जा रहा है, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, दिस इज़ अ कंटेनर, और ये कहा जा रहा है कि इस कंटेनर को, ठीक है, करंट सप्लाई कर रहे हैं 1 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस है मान लो 100 ओम, ठीक है, करंट सप्लाई कर रहे हैं।
तो 5 मिनट में इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। कंटेनर है, कंटेनर को दे रहे हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट प्रोड्यूस तो करेगा ना, उसमें करंट जाता रहेगा लगातार। ठीक है, तो कह रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन 5 मिनट। 5 मिनट में इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। तो Q इज इक्वल्स टू एम एच डेल्टा टी, या फिर दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी। भैया पावर इंटू टाइम एनर्जी होती है, जो भी एनर्जी इसको सप्लाई हो गई, जो भी एनर्जी यहाँ सप्लाई हो गई, तो जो भी ये करंट गया, करंट ने जो हीट प्रोड्यूस किया, वो हीट प्रोड्यूस जो हुआ दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। वो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो ऑब्वियसली कि जो टेम्परेचर बढ़ता है उसी को तो हम बोलते हैं कि वो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब, तो वो इंटरनल एनर्जी मुझे क्यू ही निकालना है, एम एच डेल्टा टी की जरूरत नहीं। तो आई स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, आर कितना 100 और टी कितना 5 मिनट, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, जूल में आ जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई 330 किलो जूल। ठीक है, 30 किलो जूल आंसर हो जाएगा। देख लो, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा दिया। सही है। ठीक है, समझ गए हो। अब देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन। अब है क्या कि हम क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, और वो जो कंटेनर है उसमें भरा हुआ है पानी। ठीक है, और पानी भरा हुआ, कुछ अमाउंट दिया हुआ है, लेट अस सपोज कि मान लो वो 1 kg है। ठीक है, तो 1 kg वाटर है उसके अंदर भरा हुआ है, मान लो कुछ उसका टेम्परेचर इनिशियल मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, तो 20 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर है तो उसको ना हीटअप करते हैं। किससे? हीटर से। कि मान लो कंटेनर में पानी भरा हुआ, उसमें हीटर रख दिया और हीटर लगातार अपना काम कर रहा है, लगातार ऑपरेट हो रहा है और एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो उस एनर्जी को, ठीक है, हीटर तो हीट में कन्वर्ट करेगा, तो जो हीट एनर्जी जा रही है वो क्या कर रही है, वो उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो 20 डिग्री से, क्वेश्चन ये है कि 20 डिग्री से कितनी देर के बाद वो सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो क्या है ना, हीट भी इसमें जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो हीट अगर जुड़ जाता है तो ये अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। कि मान लो ये कुछ हीटर था, ठीक है, और ये चल रहा था। ठीक है, अब मान लो हीटर का रेजिस्टेंस, मास ऑफ वाटर ले लेता हूँ, मास ऑफ वाटर दे दिया, मान लो 1 kg है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर मान लो वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ कांस्टेंट होंगे, स्पेसिफिक हीट होगी, लेटेंट हीट होगी। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़। रेजिस्टेंस मान लो, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर मान लो वो 100 ओम है। ठीक है, और कुछ वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर 1 kg हो गया, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर 100 ओम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो भी है रेजिस्टेंस और वोल्टेज। ठीक है, रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस वोल्टेज मान लो 200 वोल्ट जो सप्लाई होता है, 220 है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये ले रहे हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए इसको 20 ओम ले रहे हैं। ठीक है, तो वो तो कुछ भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय दिस प्रोसेस सो दैट द वाटर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक है, तो टाइम टेकन सो दैट वाटर विल इवेपोरेट कंप्लीटली। ठीक है,
तो वाटर जो है कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो कितना टाइम लगेगा। तो देखो हर सेकंड वहाँ से कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और हर सेकंड जो हीट प्रोड्यूस होगी वो, तो कंसेप्ट इस तरीके का क्वेश्चन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को आपस में रिलेट करते हैं। तो वहाँ से जो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर ओवर आर जो पर सेकंड हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ पावर। वो पर सेकंड जो हीट प्रोड्यूस होगा तो टोटल टाइम में कितना होगा, टी से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल हीट प्रोड्यूस आ गया। वो सारा हीट प्रोड्यूस जितना हुआ वो किसको दे दो, वो सीधे वाटर को दे दो, और सीधे जब वाटर को दे दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर वहाँ से वो बन जाएगा सीधे सीधे वेपर, ठीक। तो ऐसे समझ लो कि मान लो अगर वेपर बनाने के लिए 100 जूल हीट चाहिए, और जो हीटर वो 1 जूल दे रहा है हर सेकंड, तो 100 सेकंड लगेंगे ना। तो टाइम से तुमने मल्टीप्लाई किया ना, तो सारी हीट जितनी चाहिए वो कैलकुलेट कर लो, और 1 सेकंड यहाँ से बन रही है पर सेकंड वो लिख लो, और टाइम से कर दो मल्टीप्लाई, तो टाइम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, और सब मैं ऐसा ही दे रहा हूँ 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लेटेंट हीट की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि इवेपोरेट कराना है, ठीक है। तो वो है 2260 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में तुमको गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल, कितनी हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड निकाल लो सबसे पहले तो, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड क्यू एक तो होगा एम एच डेल्टा टी प्लस एम एल, 4200 इंटू डेल्टा टी मतलब 80, 20 से पहले 100 जाएगा ना, 20 से, प्लस एम एल, एम इंटू एल कितना, एल है 2260 और किलो में, ठीक है। तो सब कुछ आ गया, ये इतनी हीट चाहिए, ठीक है। अब पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस, वो कितना है, पावर वो कितना होता है वी स्क्वायर ओवर आर, तो वी स्क्वायर कितना 200 इंटू 200 ओवर आर, ठीक है। तो टोटल हीट इन टी टाइम कितना हो जाएगा, 20 से ये 10 बन गया, 2000 इंटू टी, दैट इज़ क्यू। इधर उधर करके निकाल लो जो भी आएगा, ठीक है। इसको इसके बराबर कर दो, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से टी इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं कह देता हूँ टी इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो इसको इसके बराबर कर रहा हूँ, तो 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, तो 42 गुणा 8 प्लस ये 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, तो इधर बचा केवल 2260, और 2 बचा, 2 इसके भी नीचे आएगा और इसके भी नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 4 21, चलो 42 इंटू 4 प्लस 1130, ठीक है। तो कितना हो गया 860, सेकेंड में आ रहा है ये, तो ये हो गया 8921, सेकेंड में आया। मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में निकाल लो, 60 से डिवाइड कर लो, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आया 60, तो लगभग 1300 के आसपास है। तो 60 से डिवाइड करो, 1300 के आसपास हुआ ना, तो 60 से अगर डिवाइड करोगे तो मैं अप्रॉक्सीमेट निकाल दे रहा हूँ, 1300 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना आया 21.8 के आसपास मिनट, ठीक है। इतना मिनट आ जाएगा। तो इतने मिनट में वो सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पे क्या है ना, हीट के कंसेप्ट को, इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को जोड़ दिया है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, फिर नोट कर लो, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट मैंने तुमको बताया कि जितनी टोटल हीट चाहिए वो हीट वाले चैप्टर से समझ लो, वो उतनी हीट कैसे करके मिलेगी, हर सेकेंड हमको हीट मिल रही है, दैट इज़ पावर। तो टाइम से मल्टीप्लाई करो तो टोटल हीट बन जाएगी, टोटल हीट ये वाली और वो वाली, दोनों को बराबर कर दो, ठीक है ना, बन गई बात। जल्दी से नोट करो इसको।
सही है, मिटा देता हूँ। ठीक है, हीट के जितने क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे लिए अच्छा है, इसलिए मैंने ये अलग से क्वेश्चन वाली क्लास ली थी। ठीक है, एक अपने पास अब नया क्वेश्चन है और उस नए क्वेश्चन को देख लो जल्दी से। देखो इसमें क्या है कि मान लो अपने पास 3 सेल हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि वहाँ पे 3 सेल हैं। ठीक है, अब वो जो 3 सेल हैं वो कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया तो ये बोला कि ये जो एक्सटर्नल, ये तीनों सेल मिलके इनके अपने कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू की अभी देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का। ठीक है, इसकी अपनी लेंथ है, इसकी कुछ रजिस्टिविटी है, इसकी कुछ डेंसिटी है। ठीक है, ये सब कुछ है। हाँ ठीक है, और टी टाइम लगता है इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करने में। ठीक है, और ये सब ई हैं, ये सब क्या है, ई है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को देख लो। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी और टाइम टी में इसका टेम्परेचर, वो तीनों सेल मिलके क्या कर देते हैं, वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और कितना बढ़ा देते हैं, वो बढ़ा देते हैं डेल्टा टी से। डेल्टा टी का मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो 50 था, 50 से 70 कर दिया। ठीक है, तो टी टाइम लगा, टी टाइम का मतलब 10 सेकेंड लगा। ठीक है, तो कुछ गिवन टाइम में उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा देते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, डेंसिटी। ठीक है, और कुछ मान लो स्पेसिफिक हीट भी एस दे रखी है। ठीक है, अब वो सब उनके ईएमएफ तुमको दिए नहीं गए हैं। 3 सेल हैं, उनके कोई भी अपने पास ईएमएफ नहीं हैं। ठीक, अब इन तीनों की जगह मैं लगाता हूँ कुछ ज़्यादा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो। ठीक है, इनका कोई खास रोल नहीं आएगा तो 0 कर ले रहे हैं। ठीक है, वैल्यू अगर दी जाएगी क्वेश्चन में तो ले लेंगे। ठीक है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में क्या किया कि ये पता नहीं कितने लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे समझ लो 1 2 ऐसे कितने लगाए, n। ठीक, ये n लगाए और क्या किया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर से जो भी रेजिस्टेंस था, जो वायर था, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रहा। उसकी लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल चेंज नहीं किया, डेंसिटी चेंज नहीं की, स्पेसिफिक हीट मटेरियल चेंज नहीं हुई, तो टी टाइम लगा और उतना ही टेम्परेचर फिर से चेंज कर दिया। ठीक है, बात को समझो कि चेंज क्या किया, चेंज किया है केवल लेंथ को। ठीक है ना, क्या किया है, केवल लेंथ को चेंज किया है और किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया। ठीक, तो क्वेश्चन में ये बोला कि बताओ अब वो कितने लगेंगे, अब कितने वैसे ही सेल लगेंगे उसी वायर का टेम्परेचर उतने ही अमाउंट में, उतने ही टाइम में बढ़ाने में। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो कि वायर को मैंने बस डबल लेंथ का किया है। ठीक है, तो डबल लेंथ करने पर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब एक काम करते हैं, ये होता है H इज टू, हीट क्या होता है, दिस इज I² RT, ये होता है। और ये इधर क्या होता है MS डेल्टा टी। तो देखो I², अब I को हटाओ, E को लाओ। ठीक है, अभी ले आएंगे। तो I को हटा के E को लेके आओ, तो देखो एक के टर्म्स में निकाल लो। ठीक है, तो I इज टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सबके इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, इनकी मुझको ज़रूरत नहीं, वरना फालतू लेंदी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। I इज टू तो 3E डिवाइडेड बाय R, इसका स्क्वायर इंटू R इंटू टी, और मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है, दिस इज रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है और ये डेंसिटी है। ठीक है,
तो कंफ्यूज मत होना कि रो से डेंसिटी दिखाते थे। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो गया, स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी। अब देखो कांस्टेंट क्या क्या है, ई कांस्टेंट है, तो यहाँ से हुआ ऐसे करके लिख लूँ इस बार, ठीक है, ई वन करके लिख लेता हूँ, मतलब ई टोटल वाला, ई टोटल ऐसे लिख लूँ, बाद में वैल्यू रख दूँ। तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे लिख लो, दिस इज ई टी स्क्वेयर, नीचे एक आर बचेगा, और आर को भी ऐसे लिख लो, दिस इज रो एल ओवर ए इंटू टी इक्वल्स टू 1 लिखने की अभी ज़रूरत नहीं, ए एल, एक ही फॉर्मेट इक्वेशन बना ले रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट क्या क्या है, देखो एरिया क्रॉस सेक्शन से एरिया क्रॉस सेक्शन तो कट गया, ठीक है। एल, अब मैं सीधे आता हूँ, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डेंसिटी भी कांस्टेंट, लेंथ चेंज हो रही है और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट। तो अपना फॉर्मूला बना ई टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर, बाकी तो कुछ है नहीं, एक एल ये वाला, एक एल ये वाला, ठीक है। अब तुम लिख लो, देखो सिंपल, ई टू ओवर ई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल टू ओवर एल वन का होल स्क्वायर। एल टू कितना, 2L, तो ये तो 4 आ जाएगा भैया, 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर और नीचे L स्क्वायर, और ई टू कितना पता नहीं, तो यहाँ पे एन ई लिख दो, दिस इज एन ई, इसका स्क्वायर और नीचे 3, तो 9E का ऐसे हो जाएगा। E1 E2 की वैल्यू लिख दी, पहले कितने थे, 3 थे पहले, ठीक है, फिर कितने हो गए n, तो वही पूछा है कितने लगाए जाएं, n, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 4, तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 9 इंटू 4 36, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो 6 आ जाए, तो ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से वंस अगेन हीट को इसमें जोड़ा है मैंने, और हीट को जोड़ने के बाद कैसे करके क्या आया है वो तुम देख लो। फिर से एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। पहले 3 सेल लगाए, उनके कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ है, ठीक है। कोई भी वायर मान लो जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट सब कुछ दे रखा है, ठीक। तो कहा है वही मटेरियल का लेंथ डबल वाला लगा दिया बस, ठीक है। देखो बच्चों, अपने पास एक क्वेश्चन और है, और लास्ट क्वेश्चन इसको कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो जल्दी से, फिर फिनिश करते हैं। देखो ये बोला है कि एक वायर है और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 0.5 mm स्क्वायर है, लेंथ 0.1 मीटर है, टेम्परेचर इनिशियल 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट उसका ये है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1075 डिग्री सेल्सियस है। कितना टाइम लगेगा उसको मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में, टाइम टू मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। जब वो ऐसे करके बोला जाएगा कि फाइंड आउट द टाइम एट विच द वायर स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है ना। तो वो लैंग्वेज में तो पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है उसमें। और उसमें रजिस्टिविटी दे दी, डेंसिटी दे दी, ये सब SI में, और स्पेसिफिक हीट दे दी 92 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये SI में तो इसमें नहीं लिखा, इसमें कैलोरी जूल का अंतर होता है तो वो लिख दिया है, ठीक है। तो कितना टाइम में मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो देखो एक बात समझो, जो भी वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा वही तो मेल्ट करेगा, तो हीट प्रोड्यूस, तो I स्क्वायर R इंटू टी, ये वाला हीट हुआ भाई, हर सेकंड जो हीट प्रोड्यूस होगा वो तो ये रहा, और टाइम से मल्टीप्लाई करो तो टोटल हीट आ गया उतने पूरे टाइम, और वो क्या करेगा, वो करेगा MS डेल्टा टी, ठीक है। तो I स्क्वायर R को रो L ओवर A इंटू टाइम और मास कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो D से दिखा दिया डेंसिटी को, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। तो देखो अपने पास सब कुछ है, यहाँ से L से L कट जाएगा, ठीक है, एरिया की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू आ जाएगा A स्क्वायर रो D ओवर रो I स्क्वायर इंटू S इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सब कुछ लिख लिया है ना, कोई तो रह नहीं गया, बस L कटा है, बाकी सब होना चाहिए। तो देखो
ए है, रो डी है, ए है, ए स्क्वायर हो गया, रो डी है, ये, ठीक है ना, सही से, रो डी है, और एस है, डेल्टा टी है, नीचे क्या आया, रो नीचे आया, आई स्क्वायर नीचे आया है, ठीक है। बाकी टाइम आ गया, सब वैल्यूज़ तुम्हारे सामने हैं, सारी वैल्यूज़ लगाना, बाकी आंसर तुम्हारा यहाँ से आ ही जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कितने टाइम के बाद वो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, और सेकंड वाला मान लो इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज डबल देन टाइम टू स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है। देखो टाइम लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए टाइम कांस्टेंट रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, ठीक है। तो बहुत अच्छे 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, ठीक है। बाकी तुम्हारे पास डेटा है ही, ठीक है। मैं चाहता तो कैलकुलेशन कर देता, अब तुम इसको कर लेना, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है, दिन रात, और लगे रहो और चक देंगे, ठीक है ना। ओके।